नमस्कार साथियों। आज रविवार के दिन कुछ कामों से निवृत्त होकर मैं आपके सामने पुनः लाइव आया हूं। और आप जानते हैं कि इन दिनों हम कौशल वाणी के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगीत की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन वो क्रम जारी रहेगा। लेकिन अभी आपके समक्ष आने का उद्देश्य कुछ और है। साथियों, आप जानते हैं कि मैं प्रोफेसर अनूप कुमार मिश्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध डीएवी पीजी कॉलेज अर्थशास्त्र विभाग का अध्यक्ष हूँ और अर्थशास्त्र विषय पर भी बात करते रहना हमारी रुचि है और हमारा दायित्व भी है। साथियों, आपको मालूम है, अवेयर है, कोई बहुत नई बात मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी अपने ढंग से उसको व्याख्या करना जरूरी भी होता है कि कल नीति आयोग के एक आधिकारिक बयान के बाद भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और जिसका सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, लगभग 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर से थोड़ा अधिक हो गया है। और इसको कोई और नहीं बल्कि नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के आंकड़ों के हवाला देते हुए इसकी पुष्टि भी कर दी है। और इस बात की चर्चा अब शुरू हो गई है कि क्या भारत अब विकसित भारत के अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा। इसी बात पर साथियों, आज हम आपके बीच लाइव आए हैं, थोड़ा उस पर बात करेंगे। लेकिन एक बात हम सबको समझना चाहिए कि अर्थशास्त्री के रूप में हम आपसे अपील भी करते हैं कि चूंकि भारत बहुत बड़ा देश है और हमारा मुकाबला चाइना से होना चाहिए अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। ये जरूर है कि पूरी दुनिया में हम चौथी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि हमारा देश बड़ा है, हमारा देश का जनांकिकीय बड़ा है, जनसंख्या का आकार बड़ा है, आधार बड़ा है, देश का इलाका बड़ा है और हमें सबसे युवा देश के रूप में हमें अभी बहुत कुछ करना है साथियों। इसलिए चौथी अर्थव्यवस्था का होना एक गौरव की बात तो है, लेकिन अभी हमें इसे अपनी पीठ थपथपाने जैसी बातों से बचना चाहिए। जैसे कि आप समझ लीजिए कि जो हमसे ऊपर जो 3 हैं उसमें हम बहुत जल्दी जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिए, यूके को हमने छोड़ा 3.39 ट्रिलियन जब डॉलर था, फिर हमने कल जापान को पीछे अधिकारिक रूप से छोड़ा जिसका कि 4.186 यूएस ट्रिलियन डॉलर था और हमारा आज 4.187 यूएस ट्रिलियन डॉलर हो गया है। और हम बहुत जल्दी, हो सकता है कि 2-3 वर्षों में, जैसा कि नीति आयोग कह रहा है, हम जर्मनी को भी पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। यानी जर्मनी का आज 4.744 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है, जो हमसे थोड़ा अधिक है, जो हम शायद पार कर लेंगे। लेकिन देखिए, जर्मनी, जापान, यूके, ये सारे देश छोटे आकार के देश हैं, इनकी जनसंख्या बहुत कम है, बहुत छोटी है। इसके पहले इटली हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, ये सब छोटे आकार के देश हैं जिनको हम लोगों ने पीछे छोड़ा है, जबकि हमारा आकार बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है। और अब जब हम तीसरी बन जाएंगे जर्मनी को पछाड़ के, तो देखिए जो ऊपर के 2 हैं टॉप, हमारा मुकाबला उनसे होना चाहिए अगर हमको विकसित बनना है। इसीलिए हमारे सबसे बड़े, जो चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो, हमारे ऊपर आंखें तरेरता है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना का जो जीडीपी है
जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसका 19.231 ट्रिलियन यूएस डॉलर की साइज है। यानी अगर हमारा 4.18 है तो उनका 19.231 है, लगभग 4.5 गुना। और वहीं यूएसए की अगर हम बात करते हैं तो यूएसए का और अधिक बड़ी इकोनॉमी है। पहला 30.507 30.507 यूएस ट्रिलियन डॉलर, नंबर 1। यानी हमसे लगभग 5 गुना बड़ी साइज की इकोनॉमी यूएस के। तो हमें अब जब हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो हमें गौरवान्वित तो होना ही है, अपने ऊपर विश्वास तो करना ही है, लेकिन हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, खास करके प्रोडक्शन के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि सुधार के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और कुल मिला जुला के हम पूरे संपूर्ण भारत के प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के क्षेत्र में हमें बहुत काम करना होगा। लेकिन साथियों, फिर भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। विगत कई वर्षों से हम लोगों ने संघर्ष किया, हम लोग कोविड के दौर से बाहर आए, भारत पाक का तनाव भी हो रहा है, फिर भी उससे हम बाहर आए। अमेरिका का टैरिफ के रूप में चेतावनी आई, उससे भी हम लोग जूझ रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर। कोविड के दूसरे लहर की बात हो रही है, फिर भी हम लोग मजबूत हैं। हम लोग लगातार एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़े हैं। नेतृत्व तो अच्छा है, इकोनॉमिक्स की पॉलिसी ठीक चल रही है। बस हमें करना क्या है कि हमें अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के उन वेरिएबल्स को परखना है जिसके बल पर हमारी उत्पादकता बढ़े। साथियों, इसीलिए मैं मिलाए आया हूं कि जो उपलब्धि है उसका चर्चा करना जरूरी है। आम लोगों के लिए सोशल मीडिया एक सोशल प्लेटफॉर्म में जो भी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी वो तो जानेंगे, वो बहुत बड़ी उनके लिए नई बात मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एक आम जनमानस के लिए, एक आम भारतीय के लिए समझना जरूरी है कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, उसकी उपलब्धि, उसकी रैंकिंग बढ़ने से प्रभाव क्या पड़ा। साथियों, इसी को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं लाइव। जापान से आगे निकलने का मतलब क्या हुआ कि हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिए, यानी हम अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पर कंसंट्रेट करने जा रहे हैं। और 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर से अधिक इकोनॉमी का मतलब है जो हमारे 5 ट्रिलियन का हमारा लक्ष्य हमने रखा था, हम उसके नजदीक पहुंच रहे हैं। और ये लगातार वृद्धि को दर्शाता है साथियों। और निश्चित रूप से नीति आयोग का अनुमान है और हम सबका भी अनुमान है कि भारत अगले 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हम लगभग 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की ओर बढ़ेंगे, लेकिन वक्त लगा है। साथियों, जो प्रमुख वेरिएबल्स हैं या आर्थिक विकास के भारत के संदर्भ में प्रमुख जो चालक हैं जिसकी वजह से भारत बढ़ रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है मजबूत घरेलू मांग। हम मांग करेंगे। पूरे दुनिया इस समय अपने अपने ढंग से स्वदेशी मॉडल की ओर बढ़ रही है, हमें भी स्वदेशी मॉडल को बढ़ाना है। यानी भारत की जो घरेलू मांग है, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती मध्यम वर्ग का साथ विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत घरेलू खपत को बढ़ावा देती है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में बढ़ी हुई प्रयोज्य आय और उच्च कृषि उत्पादन के कारण ग्रामीण खपत में मजबूती का महत्वपूर्ण योगदान दर्शाया गया है। हम शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों के संदर्भ में अर्थव्यवस्था में मजबूत हो रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, सरकार के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण विकास होना। साथियों, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, जिसको हम एनआईपी बोलते हैं, गति शक्ति और भारतमाला जैसे पहलों के तहत बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं आर्थिक गतिविधियों, रोजगार और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है इन दिनों। इसीलिए हम
तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ये हम आम लोगों की बात भाषा में बोल रहे हैं ताकि लोग समझें कि अर्थव्यवस्था को सबको समझना चाहिए। ये विषय नहीं है, अर्थशास्त्र विषय नहीं है। अर्थशास्त्र में बार बार कहता हूं व्यवहार है, आधार है, देश का आधार है। अर्थव्यवस्था के बड़े आधार से राजनीति होगी, सीमाओं की सुरक्षा होगी, लोगों को जीवन यापन करने की योग्यता होगी, तो जीवन यापन के लिए सरकार काम करेगी। इसलिए अर्थशास्त्र कोई विषय नहीं है, अर्थशास्त्र तो सभी के द्वारा किया हुआ कर्म है जिसको पिरोकर हम लोग सिर्फ पढ़ते पढ़ाते हैं। लेकिन व्यवहार क्या है कि सभी को मालूम है कि सभी एक अर्थशास्त्री हैं, सभी मांग करते हैं, सभी उसकी पूर्ति करते हैं। परिवार एक यूनिट है, इंडिविजुअल की यूनिट है। हम व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, जीवन यापन करते हैं और आनंद से रहते हैं। यही अर्थशास्त्र है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर विषय के रूप में देखा जाए तो सबको समझना पड़ेगा कि ये जो सरकार के नेतृत्व में बुनियादी ढांचा का विकास हो रहा है, ये सरकार का दायित्व है कि हम ऐसा माहौल तैयार करें अवस्थापना का जिसके बल पर स्वरोजगार हो सके, इन्वेस्टमेंट यहां आ सके। इसलिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए हम प्रेरित हो रहे हैं। अब जानते हो साथियों, बजट पर हम बात करते रहते हैं। बजट में पूंजीगत व्यय के लिए, जिसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, बढ़े हुए आवंटन ने लॉजिस्टिक्स, परिवहन और शहरी बुनियादी ढांचों में बहुत सुधार किया, मूलभूत सुधार किया। इसकी आलोचना मत कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए, इस पर शोध कीजिए कि क्या आपके इर्द गिर्द शहर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। दूसरे साथियों, जीवंत सेवा क्षेत्र, हमारा सर्विस सेक्टर लाइव हो गया, जीवंत हो गया है। वैश्विक सेवा निर्यात, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी जिसको हम आईटी सेक्टर कहते हैं, और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसको हम बीपीओ कहते हैं, उसमें भारत का प्रभुत्व लगातार विदेशी मुद्रा प्रवाह और रोजगार सुनिश्चित कर रहा है। ये पूरी दुनिया देख रही है कि हम तेजी से बढ़ते हुए सर्विस सेक्टर है। अच्छा है बुरा है इसके नाम से हम बात में करेंगे, लेकिन हैं चौथी अर्थव्यवस्था बनने का ये बहुत बड़ा कारक है। डिजिटल अर्थव्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण योगदान इसमें करता है। आपको याद है कोविड के बाद से और डिमोनेटाइजेशन के बाद से हम लोग डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़े, उसका भी प्रभाव पड़ा है दुनिया में और हम मजबूत अर्थव्यवस्था बने हैं। और साथियों, तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो जनसांख्यिकीय लाभ, जिसको हम पॉपुलेशन स्टडीज के स्टूडेंट हैं, हम पढ़ते हैं, बताते हैं कि पॉपुलेशन स्टडीज इस देश की मांग है। ये हमारे लिए लाभांश है, डिविडेंट है। हम यूथ कर्ण है, यूथ ही डिमांडेड होता है। यूथ को रोजगार चाहिए, रोजगार के बाद डिमांड होगा, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। बहुत साधारण अर्थशास्त्र है ये। भारत में एक बड़ी और अपेक्षाकृत युवा कार्यशील आयु की आबादी है, दुनिया का सबसे युवा देश है, जो एक महत्वपूर्ण लाभ प्रस्तुत करती है हमारे देश में। ये पूरी दुनिया देख रही है। इसीलिए कौशल विकास, जिसको हम स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, और रोजगार के अवसरों के माध्यम से प्रभावी ढंग से उपयोग किए जाने पर हम इन जनसांख्यिकीय लाभांश, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, उत्पादकता और खपत में वृद्धि में योगदान हम कर सकते हैं, कर रहे हैं। इसीलिए हम बहुत जल्दी तीसरी बन भी जाएंगे, लेकिन हमें दूसरी और पहली बननी है, क्योंकि हमारा साइज जनसंख्या का ज्यादा है। तो उतने ही बड़े उत्पादक देश जिस दिन बन जाएंगे, हम अमेरिका को भी पछाड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए कटिबद्धता चाहिए, आर्थिक कटिबद्धता, राजनीति नहीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर चलना होगा, एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र पर नहीं। थ्रूवलर के अर्थशास्त्र पर चलना होगा, केन्स के अर्थशास्त्र पर नहीं। ये सारी व्यवस्था को हम भारतीय संदर्भ में अगर बात करें तो हम तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होंगे, लेकिन हम अपनी अर्थव्यवस्था के अगर प्रणेता बन जाएं तो विश्व के नंबर 1 अर्थव्यवस्था हो सकते हैं, जब भी कभी थे। और साथ ही जनसांख्यिकी या डेमोग्राफिक डिविडेंड के बाद एक और बहुत बड़ी बात है, जिसको हम लोग सरकारी सुधार या रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं। और नीतियां, सरकार कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। सरकार तो हम ही चुनते हैं, चाहे जिसकी सरकार हो। बहुत पहले कांग्रेस भी तो शासन करती थी,
तो सरकार का मतलब राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार मतलब हमारे, देखिए कितना अच्छा दृश्य है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे दुनिया में हमारी सरकार ने मल्टी पार्टी डेलीगेशंस को भेजा, और आज हमने देखा कि मल्टी पार्टी के विरोधी दल के नेताओं ने क्या मजबूती से अमेरिका, बहरीन और अफ्रीकन देशों में भारत के पक्ष को रखना शुरू कर दिया है, जिसका प्रभाव पड़ रहा है। तो सरकार राजनीति का एजेंडा नहीं है, सरकार शासन है, और हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार, इसलिए हमारी सरकार है, इसलिए प्रधानमंत्री दल के नहीं हमारे देश के हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था पर जब बात करनी होगी तो राजनीति से ऊपर उठिए, उठकर देखिए तो सही कि जो सरकारी सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहे हैं और नीतियां बना रही हैं, क्या वो देश के हित में है कि नहीं। तो देखेंगे कि विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो मेक इन इंडिया जैसी पहल, जिस पर बैंक कटाक्ष सरकार सुनिए, लेकिन मेक इन इंडिया आज काम आ रहा है। अमेरिका के टैरिफ नीति के बाद मेक इन इंडिया मजबूती से बढ़ना होगा। ये स्वदेशी मॉडल है। हम अपने डिमांड को बढ़ाएं, अपने ही साधन का इस्तेमाल करें, तो हम ब्रह्मोस से आक्रमण कर सकते हैं। ये स्वदेशी रक्षा प्रणाली हमारी कवच बन गई आज। इसलिए मेक इन इंडिया जैसी पहल, एकीकृत बाजार के लिए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, अद्भुत रिफॉर्म्स का एक साधन था हमारे पास, उसका कार्यान्वयन और राजकोषीय अनुशासन ने अधिक अनुकूल आर्थिक वातावरण बनाने में योगदान दिया है विगत 10-12 वर्षों में। इसीलिए हम चौथे बने हैं, तीसरे बनेंगे। साथियों, अनुकूल भू राजनीतिक और आर्थिक वातावरण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए। नीति आयोग ने, जितने कि आज नीति आयोग की बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से क्या अच्छे टीम इंडिया की तरह मिल रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। सारे लोग मिल रहे हैं, सारे लोगों ने एकता दिखाई दी है। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था में भी इसी तरह एकता दिखाई देगी, जिसकी प्रधानमंत्री ने अपील की है। तो हम वास्तव में मजबूत देश बनेंगे, और तब मजबूत देश में जो राजनीति होगी वो भी मजबूत होगी और तार्किक और प्रामाणिक होगी। प्रधानमंत्री इसकी पहल कर रहे हैं, और मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं कि जो नीति आयोग ने जो इस बात पर प्रकाश डाला है कि समग्र भू राजनीतिक और आर्थिक वातावरण वर्तमान में भारत के विकास के लिए बिल्कुल अनुकूल है, उसी के लिए आज बैठक चल रही है। राज्यों को विश्वास में लिया जा रहा है कि भैया अनुकूल है वक्त, एकता में आइए। राजनीति हम चुनाव के वक्त करते ही रहते हैं, लेकिन वक्त अनुकूल है, ये एकता हमारे लिए पूंजी बन सकती है, आइए मिलकर काम करें। तो इसलिए आज हम इस बात को दे रहे हैं कि ये भी एक मुद्दा है साथियों। एक और बात है कि इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसे भी हमको स्वीकार करना होगा, सरकार को भी स्वीकार करना होगा, और चुनौतियों के साथ उसमें कुछ सुधार के और अंश हो सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी जो चुनौती है हमारे सामने वो रोजगार सृजन का है। ये सरकार को मानना पड़ेगा। हम प्रोफेसर, हम अर्थशास्त्री, हम अध्यापक, हमारा जो प्रोडक्ट है वो विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी कैसे अनुशासित होकर, उच्च गुणवत्ता वाले होकर इस लेबर मार्केट में अपना योगदान दे सके, हमारी चिंता भी तो है। हम केवल डिग्री बांटकर अध्यापकी कैसे कर सकते हैं, कैसे संतोष हो सकता है, कैसे हम अपने सैलरी को बचा सकते हैं। तो हमारी इच्छा होती है कि रोजगार, हमारे बच्चे जो हमारे निकल रहे हैं हर बैच दर बैच, वो कुछ न कुछ रोजगार का प्रमाण हमको देते रहें। हम उसके लिए अपने आप को आनंदित महसूस करके उनको आशीर्वाद देते रहें। तो जो चुनौती है वो रोजगार सृजन का है साथी, ये सरकार को माननी पड़ेगी और आने वाले समय में इस पर काम करना होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था देखिए बढ़ रही है, लेकिन पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां, विशेष रूप से औपचारिक क्षेत्र, ऑर्गेनाइज क्षेत्र में, यह बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के नौकरियों को पैदा करने में विफल हो रहे हैं, और हमको अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इसे ऑर्गेनाइज्ड बनाना पड़ेगा। विकास की जो कम रोजगार लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो जो कम है, और अनौपचारिक अनऑर्गेनाइज्ड श्रम और आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए कौशल विकास की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर हमें काम करने की बहुत आवश्यकता है साथियों।
और दूसरे चुनौती है विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हम सर्विस सेक्टर में तो तेजी से बढ़ सकते हैं, लेकिन कोई देश तभी तेजी से विकसित और स्थायी विकसित होता है जब उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होता है। यही क्रम है, एग्रीकल्चर से हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर जाएं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हम सर्विस सेक्टर की ओर जाएं। लेकिन भारत एग्रीकल्चर से सीधे सर्विस सेक्टर की ओर उछाल कर गया है। ठीक है, वक्त के साथ हम इसको स्वागत कर रहे हैं, लेकिन सरकारी प्रयासों के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र को कम उत्पादकता, उच्च लॉजिस्टिक लागत और आयात पर निर्भरता जैसी संरचनात्मक चुनौतियां का सामना हमें आज भी करना पड़ रहा है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में आगे एकीकरण और अनुसंधान और विकास, जिसको हम R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं, उसमें निवेश करना अति महत्वपूर्ण है। अगर हम R&D पर निवेश नहीं करेंगे तो हम लॉजिस्टिक उत्पादक नहीं बन पाएंगे, और हमें उत्पादक देश बनना है। तभी हम अपने इंटरनल डिमांड की भी पूर्ति करेंगे, आयात पर निर्भरता कम होगी और हम निर्यात कर सकते हैं, निर्यातक देश बन जाएंगे। इसलिए साथी ये चुनौती है। और दूसरी चुनौती है, हमेशा इन्फ्लेशन की बनी रहती है साथियों इस देश में। इस पर बात करते रहना चाहिए। भाग्य है, अच्छा माहौल है कि इन्फ्लेशन के रूप में यह सरकार सफल है, क्योंकि हमारे यहाँ अनियमित मानसून, आपूर्ति श्रृंखलाओं की बाधाओं से प्रभावित होकर हमेशा अस्थिर खाद्य कीमतें या वैश्विक ऊर्जा और कमोडिटी मूल्य में उतार चढ़ाव मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए चुनौती हमेशा पैदा करता है। इसलिए इस पर हमको निगरानी बनाए रखनी होगी। और साथियों, एक और बात है, आज चौथी अर्थव्यवस्था बनने के बाद उस पर भी बात करनी चाहिए कि हम तीसरे जब बनेंगे तो उसके लिए FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर हमें ध्यान आकर्षित करना होगा। उसको नकारना नहीं है, भारत FDI को आकर्षित करता है। असंगत नीतियां, जटिल नियम और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की कथित कमी जैसी चुनौतियों को कुछ विदेशी व्यवसाय यहाँ आने से रुक जाते हैं। यह भी एक राजनीति का मुद्दा बना दिया जाता है। आज के समय में FDI कोई खराब चीज नहीं है। देखिए, जब एप्पल ने भारत में आईफोन बनाने की बात कही तो अमेरिका तिलमिला गया, और अमेरिका ने एप्पल को चेतावनी दिया कि अगर वहां बनाओगे तो 25% तुमको यहां बेचने पर टैरिफ देना पड़ेगा। तो तिलमिलाए हुए देश कभी भी नहीं चाहते कि भारत में इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि भारत का आधार और भारत की प्रशासनिक और भारत की जो नीतियां बदल रही हैं, रिफॉर्मिस्ट हो गई हैं। जो अमेरिका को लगता है कि ऐसे में भारत एक बड़ा उत्पादक देश बन जाएगा तो हमारे माल का क्या होगा। ये सिंपल सा नियम, इसमें अमेरिका का दोष नहीं है, सभी देश सोचते हैं, हमें भी सोचना चाहिए। इसलिए FDI की चुनौतियों पर काम करना पड़ेगा और FDI को आकर्षित करना होगा। जो चीन से दुखी हो, जो अमेरिका से दुखी हो, वो भारत में आकर सुखी हो जाएं और भारत में मेक इन इंडिया के तहत उत्पादन करें, ताकि यहां रोजगार का सृजन हो और हम यहां से निर्यातक देश बन सकें। और साथियों, कृषि सुधार, जो मैं बार बार कहता हूं कि हमारी रीढ़ है, हमारा सेफ्टी नेट है, हमारी सामाजिक सुरक्षा का जाल है, आबादी के महत्वपूर्ण हिस्से के लिए कृषि पर निर्भरता का मतलब क्या है? जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, बाजार में पहुंच और कृषि क्षेत्र में उत्पादकता जैसी चुनौतियों का समाधान एक समावेशी विकास के लिए आज भी महत्वपूर्ण है। हमें कृषि को नहीं छोड़ना होगा। कृषि वैज्ञानिकों से हमारी बात होती है, करनाल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रतन तिवारी, उनसे बात होती है लगातार। गेहूं का रिकॉर्ड तो उत्पादन हुआ है, लेकिन गेहूं की वैरायटी मौसम के अनुकूल उसको और उच्च स्तर पहुंचाने के लिए R&D पर खर्च करना होगा, बहुफसल योजना चलानी होगी और किसानों के आय को दुगना करने का लक्ष्य आज भी बरकरार रखना होगा और किसानों को उत्पादक और संपन्न बनाना होगा। उनकी कीमत उनको मिले, चाहे जैसे मिले। ये बहुत समय की मांग है, इसलिए ये भी चुनौती है। और साथियों, स्थिरता, स्टेबिलिटी, तीव्र आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करना एक महत्वपूर्ण दीर्घकालीन चुनौती है, लॉन्ग टर्म गोल है। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी की अस्थिरता आप देख रहे हैं हम लोग,
तनाव देख रहे हैं, कोविड का रिवर्सल देख रहे हैं, शेयर मार्केट्स का ऊंचा नीचा होना देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं हम लोग। क्लाइमेट चेंज की वजह से फसलों का नुकसान देख रहे हैं। तो ऐसे में इसको दीर्घकालीन रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए इस चुनौती को स्वीकारना होगा, खास करके ऊर्जा के लिए कोयले पर भारत की उच्च निर्भरता को देखते हुए। लेकिन साथियों, कुल मिला जुला के बहुत लंबा लाइव करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मन में आया, संडे भी है, लेक्चर के भाव में भी बोल रहा हूं कि जो इसका प्रभाव और महत्व है चौथी अर्थव्यवस्था बनने का, क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और बढ़ रही है। हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, इंटरनल राजनीतिक भरे शुरू हो गया, लेकिन एक्सटर्नली हम लोग मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, दुनिया देख रही है। इसलिए हमारी वैश्विक प्रतिष्ठा, अगर हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, तो वैश्विक मंच पर भारत के प्रभाव को दर्शाता है और आगे दर्शाएगा। हमारी बातों को सुनी जाएगी मजबूती से। अंतर्राष्ट्रीय मंचों और आर्थिक चर्चाओं में एक बहुत मजबूत आवाज भारत होगा आने वाले समय में। और दूसरा साथियों, क्या प्रभाव है? निवेश आकर्षित करेंगे हम। एक बड़ी अर्थव्यवस्था अक्सर स्थिरता और विकास क्षमता का संकेत देती है। शासन ठीक है, सुशासन है, जिसमें भारत विदेशी निवेश के लिए एक अधिक आकर्षक गंतव्य बन जाएगा। जैसे हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, महाविद्यालय में पढ़ाते हैं, हमारी नैक टीम आती है, एक्रीडेट करती है। अगर हमें नैक से A+, A++ मिल जाता है, तो यानी वो विश्वविद्यालय स्थिर है। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स वगैरह आ सकते हैं, सरकार यहाँ पैसा देकर यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए प्रावधान कर सकती है। इसी प्रकार देश में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर हम चौथी अर्थव्यवस्था बने, तो एक विश्वास का माहौल बनेगा, इसलिए निवेश आकर्षित होगा। और साथियों, बेहतर जीवन स्तर, निरंतर आर्थिक विकास में जीवन स्तर में सुधार होगा और डिमांड बढ़ेगा, देश खुशहाल होगा, गरीबी कम। हम पिछले दिनों में G20 देशों का जब हम अध्यक्ष थे, पूरे देश भर में हम लोग गरीबी कम को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। हमने स्वयं कई जगह जाकर गरीबी पर प्रपत्र पढ़ा था G20 के संदर्भ में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में G20 का एम्बेसडर नियुक्त हुआ था इस अवेयरनेस स्कीम के तहत। तो गरीबी को कम करना आपकी आर्थिक शक्ति को दर्शाता है और अपने नागरिकों के लिए अधिक अवसर पैदा करने की क्षमता अब भारत दर्शा रहा है। भारत ने पहले ही अत्यधिक गरीबी को कम करने में प्रगति की है, इसलिए ये सारे के सारे चीज हमारा प्रभाव और हमारा अस्तित्व को दर्शा रहा है साथियों। और बदलते हुए वैश्विक आर्थिक संतुलन में भारत का उत्थान बहुत बड़ा योगदान देने वाला है, जिसमें एशिया एक तेजी से प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है, उसमें भारत एक प्रमुख देश है। और साथियों, और एक प्रभाव, सबसे बड़ा प्रभाव है हमारे घरेलू व्यवसायों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। SMSC है, SME है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, छोटे व्यवसायी हैं। हम लोग रोज उनके साथ बैठते हैं। बनारस जैसे शहर में छोटे छोटे उद्योगपति बहुत कर्मठ है, उद्यमी हैं। उनके लिए क्या है? उनके लिए अवसर है। बढ़ती अर्थव्यवस्था घरेलू व्यवसायों के लिए बढ़ने, नवाचार करने और अपनी पहुंच का विस्तार करने के अधिक अवसर पैदा करते हैं। और चौथी अर्थव्यवस्था बनने के बाद इसका अवसर और बढ़ेगा, घरेलू डिमांड बढ़ेगा। साथियों, अब चलते चलते संक्षेप में अगर हम कहें, भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, इसकी मजबूत वृद्धि, रणनीतिक सरकारी नीतियों और एक बड़े गतिशील घरेलू बाजार का प्रमाण है। यह स्वदेशी के लिए बहुत अच्छा सुख संदेश है। जबकि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है रोजगार सृजन, विनिर्माण और सतत विकास में जो अंतर्निहित चुनौतियां हैं, उस पर भी हमें निगाह बनाए रखना है। और निकट भविष्य में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उसमें $5 ट्रिलियन नंबर 1 और विकसित भारत @ 2047 नंबर 2। और इसके लिए
अर्थव्यवस्था में राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए। अर्थव्यवस्था में ऑपरेशन सिंदूर जैसी एकता देखनी चाहिए। इसलिए ऑपरेशन भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के सामने एक सुनहरा मौका है। हम इसे लॉन्च करें और एक विकसित भारत बनाएं। जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार।